हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग सीयूईटी बीएड के लिए हिस्ट्री के जीके के क्वेश्चंस देखेंगे और इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचा है। तो मैं डेली 4 से 5 क्लास अपलोड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों ने प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस को अच्छी तरह से देखा होगा, बार-बार रिवीजन किया होगा, और यदि नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र की जो रचना है वो कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? तो कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य है। ठीक है, चाणक्य ने क्या की थी? अर्थशास्त्र की रचना की थी। और बताइए, अर्थशास्त्र जो है वो किस तरह का ग्रंथ है? तो अर्थशास्त्र जो है वो एक राजनीतिक ग्रंथ है। ठीक है, याद रखिएगा। और बेसिकली जो अर्थशास्त्र है उससे मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में क्या होती है? जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, कि मौर्य काल में किस तरीके से सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो बताइए, अशोक के जो शिलालेख हैं वो किस लिपि में खुदे हुए हैं? ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो एक ये जान लीजिए कि अशोक के अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में तथा तक्षशिला एवं लघमान अभिलेख जो थे वो अरमाइक लिपि में एवं सरेकुना अभिलेख अरमाइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि यदि पूछा जाता कि अशोक के शिलालेख किस-किस लिपि में है और ऑप्शन में लिखा रहता कि ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और यहाँ लिखा रहता ऑल, तो क्या होता फिर? आंसर होता ऑल। ठीक है, याद रखिएगा। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, अरमाइक और खरोष्ठी लिपि में लिखी गई हैं। ठीक है, और मैंने बताया कि कौन-कौन सा लिपि कौन-कौन सी लिपि में है। ठीक है, कि कौन-कौन सा अभिलेख कौन सी लिपि में है। तो बताइए कि अशोक के जो शिलालेख थे उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो याद रखिए, किसने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? बताइए, किसने किया था? यही क्वेश्चन तो मैंने अभी आपसे पूछा था। तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था 1837 में। डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब आपको वन डे एग्जाम देना है और आजकल तो फिलहाल कंपटीशन इतनी ज़्यादा है कि अगर आपको डेट याद नहीं है और कोई दूसरा इंसान है जैसे कि डेट याद है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपसे 2 कदम आगे है। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। आई होप आपको याद हो गया होगा। फिर देखिए, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? बताइए, शिलालेखों का जनक किससे कहा जाता है, यानी किसके काल में सबसे ज़्यादा शिलालेख लिखे गए थे? तो अशोक के काल में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अशोक जो है वो मौर्य वंश के शासक थे, आपको पता होगा। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? शिलालेखों के जनक कहा जाता है। ठीक है, और अशोक ने यह प्रणाली कहाँ के शासकों से मतलब प्रेरित होकर शुरू की थी? तो ईरानी शासकों से यह प्रणाली क्या हुई थी? उन्होंने ग्रहण ग्रहण की थी। ठीक है, देखिए, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? बताइए, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो याद रखिए, स्थानिक मतलब जिला प्रशासक होते थे। ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिए कि मेगास्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमाई कहा था। ठीक है, और उनके अनुसार जो जिले का अधिकारी होता था, मेगास्थनीज के अनुसार उन्होंने अपनी इंडिका में बताया है कि जो एग्रोनोमोई होता था उसे जिला अधिकारी कहते थे, एग्रोनोमोई। ठीक है, फिर देखिए, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? तो याद रखिए, किस वंश ने किया था? शुंग वंश ने। शुंग वंश ने क्या किया था? मौर्य वंश के तत्काल बाद आकर मगध राज्य पर शासन किया था। देखिए, सबसे पहले नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और याद रखिएगा कि जो शुंग वंश की स्थापना है वो पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। ठीक है, किसको हराकर? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को हराकर। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? बृहद्रथ थे। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए, मौर्योत्तर काल के बारे में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं जो पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, कलहड़, मैत्रेयी, कालिदास एवं पाणिनि में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? तो पाणिनि। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? हिंद यूनानी। फिर देखिए, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो गांधार।
गांधार को ग्रेको रोमन आर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी हालाँकि इम्पोर्टेंट भी है और आ भी सकता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ लिखा है वसुमित्र, नागार्जुन, चरक, पतंजलि में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? तो बताइए कौन थे? तो चरक थे, ठीक है। चरक जो थे वो कनिष्क के राजवैद्य थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि चरक किसके राजवैद्य थे, और मान लीजिए कि ऑप्शन में 4 शासकों के नाम लिखे हुए हैं, तो आपको क्या चूज करना है? कनिष्क को, ठीक है। अब देखिए सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बताइए सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक, ठीक है। देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि मिलिंद पन्हो क्या है? तो बताइए मिलिंद पन्हो क्या है? एक बौद्ध पाठ है, ठीक है। और याद रखिए मिलिंद पन्हो जो है एक बौद्ध पाठ या ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित गया है, ठीक है। फिर देखिए लिखा है चरक किसके राज चिकित्सक थे? इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। और ये मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया, तो आप इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट बताया, ठीक है। फिर देखिए कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए किस नाम से जाना जाता है? गांधार कला के नाम से। याद रखिए कि जो गांधार कला है वो कुषाण काल में विकसित हुई थी। किसके काल में? कुषाण काल में। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी। इसलिए गांधार कला को ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता था, ठीक है। सर्वप्रथम गांधार कला जो है वो बेसिकली गांधार नामक स्थान पर प्रकट हुआ था। दैट्स वाई इसका नाम क्या रखा गया? गांधार कला रखा गया, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। फिर देखिए कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का क्या नाम था? तो बताइए कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? कनिष्क थे। ऑप्शन नंबर ए। देखिए शक संवत किसने और कब शुरू किया था? बताइए शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में शुरू किया था, ठीक है। शक संवत किसने किया था? शक संवत का संस्थापक कौन था? कनिष्क था, ठीक है। लिखा है बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? बताइए कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी कनिष्क था। फिर देखिए निम्नलिखित साहित्य कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। ये तो काफी ज्यादा मतलब ये तो बीएड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? कवि राजमार्ग। कवि राजमार्ग था अमोघ वर्ष का, ठीक है। आदि पुराण किसका है? आदि पुराण जिनसेन का। फिर है गणित सारा समग्र, ये किसका था? बताइए ये था महावीराचार्य। अमोघ वृथि, अमोघ वृथि किसका था? बताइए ये था सक्टायन का, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए निम्न के जोड़े बनाने हैं कि कौन सा संवत का जो काल था वो कौन सा था। चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? विक्रम संवत। बताइए विक्रम संवत का कब था? बिल्कुल सही, विक्रम संवत का था 58 बीसी में। फिर उसके बाद है शक संवत। शक संवत का कब था? तो मैंने अभी बताया था पीछे 78 एडी, ठीक है। यानी ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4, अगर एक भी पता रहता तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कला की गांधार शैली किसके शासन काल में पनपी थी? बताइए कला की जो गांधार शैली है वो किसके शासन काल में पनपी थी? तो याद रखिएगा कनिष्क के शासन काल में। गांधार कला से रिलेटेड एक फैक्ट याद रखिएगा कि बेसिकली गांधार कला जो है वो कुषाण काल में शुरू हुई थी, ये तो आपको पता ही होगा। और गांधार शैली यूनानी शैली का मिश्रण है, ठीक है। इसका केंद्र बिंदु जो था वो गांधार नामक स्थान था, ये भी मैंने बताया है, ठीक है। और इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियां जो है वो काले स्लेटी पाषाण से बनाई गई है। गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियां कैसी बनाई गई है? काले स्लेटी पत्थरों से। देखिए प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? बताइए कौन कलिंग का महान शासक था? खारवेल। खारवेल जो था वो कलिंग का एक महान शासक था। खारवेल के बारे में थोड़ा और बातें जान लेते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि प्राचीन काल में जो खारवेल था वो एक बहुत महान शासक था। खारवेल जो था वो कलिंग का वीर एवं प्रतापी शासक था। इसके बारे में हमारी जो जानकारी का मुख्य स्रोत है बेसिकली खारवेल के बारे में वो क्या है? हाथी गुम्फा लेक। क्या है? हाथी गुम्फा लेक, नोट डाउन कर लीजिए, हाथी गुम्फा लेक, ठीक है। फिर देखिए यह द्वितीय सदी ईसा पूर्व में शासक हुआ था। इसका जो संबंध है वो खारवेल के चेदी वंश से था, ठीक है, खारवेल के चेदी वंश से। फिर देखिए इसने बहुत सारा मतलब क्या बोलते हैं कि जगह जगह पे लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है। और उसमें क्या हुआ? विजय प्राप्त हुआ इसे, ठीक है। और याद रखिएगा कि
मगध के शासक बृहस्पति मित्र पर तथा दक्षिण के सातवाहन शासक सातकर्णी पर भी इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया था। यह जैन तीर्थंकर की मूर्ति को मगध से कलिंग ले जाने में सफल रहे थे उस टाइम पे। और इसने क्या किया कि कृषि हेतु बहुत सारे नहरों का निर्माण करवाया और प्राची नदी के दोनों तट पर महाविजय प्रसाद नामक एक महल भी बनवाया था। यह जैन धर्म का अनुयायी था। याद रखिएगा, खारवेल किसके अनुयायी थे? जैन धर्म के। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में काफी बार आया है। और इसने एरा, महाराज, मेघवाहन, कलिंगाधिपति आदि की उपाधियां भी धारण की थी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी कलिंग। देखिए, कलिंग शासक खारवेल ने किसे संरक्षण प्रदान किया था? बताइए, किसे संरक्षण प्रदान किया था? तो जैन धर्म, जैन धर्म को। ठीक है। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? बताइए, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। आइए गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे वो सातवाहन वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक थे। इनकी जो माता है वो गौतमी बलश्री की नासिक प्रशस्ति एवं पुलवामी के नासिक गुहा लेख से इनके सैनिक सफलताओं के विषय में भी सूचना मिलती है। ठीक है। और नासिक प्रशस्ति से पता चलता है कि इसके वाहनों ने तीनों समुद्रों का जल पिया था, यानी कि बंगाल की खाड़ी का, अरब सागर का और हिंद महासागर का। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनाकर आ सकता है कि नासिक प्रशस्ति से पता चलता है कि इस शासक ने तीनों समुद्रों का जल पिया था। तो निम्नलिखित में से वह शासक कौन है? ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए वह शासक कौन थे? गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब देखिए, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? बताइए, विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो तक्षशिला। याद रखिए, नालंदा से भी पहले कौन सी है? तक्षशिला। तक्षशिला जो है वो सबसे पुरानी पीठ है। यह मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित कर दी गई थी। तो यदि क्वेश्चन में कभी कभी स्टेटमेंट में आ जाता है कि जो तक्षशिला है वो मौर्य युग में स्थापित की गई थी, तो नहीं, ये मौर्य युग से पहले से ही स्थापित था। नालंदा एवं उज्जैन गुप्तकालीन, जबकि विक्रमशिला पाल युगीन विद्या केंद्र थे। नगरी अत्यंत प्राचीन काल में गांधार जनपद की राजधानी थी। याद रखिएगा इस चीज को कि जो तक्षशिला है उच्च शिक्षा का यह प्रमुख केंद्र हुआ करता था। व्याकरण के विश्वविख्यात विद्वान पाणिनि और राजनीति अर्थशास्त्र के विद्वान चाणक्य जो थे वो लोग कहाँ पर शिक्षा पाए थे? तो तक्षशिला में ही इन लोग शिक्षा पाए थे। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखिए, इस क्वेश्चन को लिखा है कि निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के बारे में सही नहीं है? तो बताइए, अजंता गुफाओं के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, अजंता गुफाओं के बारे में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, कि उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है। ये चीज गलत है, क्योंकि अजंता की जो गुफा है वो महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी सही है। वहां पर बौद्ध कला से सज्जित है, ये भी सही है। वे प्राचीन भारत के प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं और उनमें फूल पत्तियों के चित्र भी अंकित है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो याद रखिए, आर्यभट्ट और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थे। ठीक है। फिर अब मेघदूत का लेखक कौन है? तो कालिदास। फिर इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, भानुगुप्त का एरठ शिलालेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल स्थित शिलालेख, चंद्रगुप्त का भीतरी शिलालेख में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो बताइए, किसमें मिलता है? तो भानुगुप्त का जो एरठ शिलालेख है, ठीक है, उसमें क्या मिलता है? सती प्रथा का प्राचीनतम रूप। एक मिनट, कलर चेंज कर लेती हूँ। ये देखिए, भानुगुप्त का जो एरठ शिलालेख है ना, वहां पर क्या है कि सती प्रथा का प्राचीनतम रूप दिखाई देता है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? बताइए, महरौली में जंग रहित लौह किसने स्थापित किया था? तो याद रखिएगा, गुप्तों ने महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ को स्थापित किया था। याद रखिए कि महरौली का जो लौह स्तंभ है वह किसने बनवाया था? क्वेश्चन में ये आएगा तो आप लोग लिखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। महरौली का लौह स्तंभ किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है। अब देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन थे? तो याद रखिएगा वह चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इन्होंने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी। और याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल था उसे गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? ऊपर ही तो पढ़ा, विक्रमाद्वितीय। गुप्त काल के चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? तो याद रखिए गुप्त काल के जो चांदी के सिक्के होते थे उसे कहते थे रुपयक। क्या कहते थे? रुपयक। और सोने के सिक्के को क्या कहते थे? तो दिनार। ये सोने के सिक्के थे गुप्त काल में, रुपयक और दिनार। देखिए हरिशेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हरिशेन जो था वो समुद्रगुप्त के राजकवि थे। और याद रखिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं। क्या कहते हैं समुद्रगुप्त को? लिच्छवी लिच्छवी दौहित्र। ठीक है, लिच्छवी दौहित्र कहते हैं। देखिए समुद्रगुप्त के बारे में एक चीज और जान लीजिए कि हरिशेन ने जो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख लिखा है वह समुद्रगुप्त को ही डेडिकेट किया था। ठीक है, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त को अश्वमेधकर्ता की उपाधि प्राप्त थी और कविराज की। समुद्रगुप्त को किसकी किसकी थी? कविराज और अश्वमेधकर्ता। अश्वमेधकर्ता। ठीक है, याद रखिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? बताइए, लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? ये तो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? समुद्रगुप्त को कहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। देखिए क्या लिखा है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हूणों के द्वारा। हूणों के आक्रमण के साथ ही रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार जो है वो समाप्त हो गया था। निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो याद रखिए गुप्तों के। ऑप्शन नंबर सी गुप्तों के। देखिए निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। किसे? तो समुद्रगुप्त को। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? बताइए, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। फिर देखिए गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सोना। इस बात को याद रखिएगा कि प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, जो उनके अभिलेखों में दिनार कही गई है। आपको पता होना चाहिए कि गुप्त काल में जो सोने का सिक्का है, मैंने पहले भी बताया, उसे दिनार कहते थे। याद रखिएगा कि इनका जो आकार होता था वो नियंत्रित होता था और थोड़े ज़्यादा भार वाली ये स्वर्ण मुद्राएं अनेक प्रकार एवं उप प्रकारों में पाई जाती थी। और याद रखिएगा, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो याद रखिए गुप्त संवत जो है वो 319 में शुरू किया गया था। शक संवत शुरू किया गया था 18वीं ईस्वी में। ठीक है, और गुप्त संवत 319वीं ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? बताइए, इलाहाबाद स्तंभ लेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। देखिए फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो याद रखिए फाहियान किसके काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो याद रखिए पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? बताइए। ऑप्शन नंबर सी विष्णु शर्मा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन तो प्री बीएड में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कि बेसिकली कोई रचना दे देगा और उसके रचनाकारों का नाम पूछ लेता है। फिर देखिए मेघदूत का लेखक कौन है? बताइए, मेघदूत का जो लेखक है वो कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। फिर देखिए निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? बताइए, वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी चारवाक, जो चिकित्सक नहीं है। चारवाक कौन है? दार्शनिक है, याद रखिएगा।
देखिए, ये चीज़ याद रखिए कि कभी-कभी समटाइम्स ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि धन्वंतरी किसके शासनकाल में थे? तो याद रखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही धन्वंतरी कौन थे? चिकित्सक थे, ठीक है? देखिए और धन्वंतरी के दरबारों में जो प्रमुख विद्वानों थे, वो थे कालिदास, बेताल भट्ट, वराहमिहिर, वररुचि, अमरसिंह, शंकु, घटकरपर और धन्वंतरी, ठीक है? फिर देखिए वराहमिहिर कौन थे? बताइए। तो वराहमिहिर कौन थे? एक प्राचीन खगोलविद थे। और देखिए वराहमिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इनमें प्रसिद्ध ग्रंथ जो है इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ वह है बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। कौन थे? बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन है। इन्होंने वृहज्जातक एवं लघु जातक की भी रचना की है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वृहजातक एवं लघु जातक की रचना किसने की है? तो वराहमिहिर ने की है। फिर किसके शासन काल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है? और अजंता की गुफा में बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत से चित्र देखने को मिलते हैं। फिर देखिए हमारा लिखा है कि चोलों के समय बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में। संगम साहित्य के संरक्षक पांडे थे। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैलो मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? रथ। नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम एवं नंदी वर्मन में से कौन पल्लव राजा ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उनका वध करके वातापी कोंड का खिताब हासिल किया था? तो याद रखिए वातापी कोंड किसकी उपाधि थी? नरसिंह वर्मन प्रथम की। ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा भी गया है ये चीज PYQ में, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।